जापान में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि ये तो बड़े ही अजीब है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी अनूठी संस्कृति रोजगार के लिए भी कुछ उतने ही अनूठे अवसर प्रदान करती है। पेश हैं 10 सबसे अजीब नौकरियां जो केवल जापान में ही मिल सकती हैं। नंबर 10, किराए के अंकल। ओसान रेंटल सेवा की स्थापना 2012 में ताकनोबु निशिमोटो द्वारा की गई। एक 50 साल के व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये महसूस किया कि जापान का समाज अधेड़ उम्र के पुरुषों को सम्मान नहीं करता। लेकिन फिर उन्होंने कंप्यूटर ट्रेन में युवा लड़कियों के एक समूह को एक आदमी के कानों से निकलते बालों पर हंसते हुए सुना। उन्होंने सोचा कि मुझे ओसान, जो कि मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं, उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है और साबित करना है कि समाज को आज भी उनकी जरूरत है। जापान की मर्दानगी वाली छवि को हाल के इतिहास में कई बार ठेस पहुंची है। पहले तो जब उनके सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए, फिर जब उनके सूट बूट वाले बिजनेसमैन लगातार आ रहे आर्थिक संकटों के कारण अपनी नौकरियां खो रहे थे। निशिमोतो के अनुसार ओसान को अब लोकप्रिय संस्कृति में पिछड़े, मंद और बोरिंग लोगों के रूप में देखा जाता है। अब ये स्टार्टअप बिजनेस ओसान की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है कि नहीं, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन ये शुरू करने के बाद से खुद निशिमोतो को ही अब तक 5000 क्लाइंट किराए पर ले चुके हैं और उनके डेटाबेस में 36 से अधिक शहरों में रहने वाले 80 से ज्यादा अंकल हैं। 10 में से 8 बार ये अंकल महिलाओं के द्वारा किराए पर लिए जाते हैं। इनमें से 30% को तो कुछ वजन उठाने में सहायता के लिए लिया जाता है, जबकि अन्य 70% क्लाइंट्स को कुछ ऐसे व्यक्तियों की सलाह या जज्बाती सहारा चाहिए होता है जिनसे वे पारिवारिक समारोह में नहीं मिलना चाहते। ये सेवा केवल 1000 येन यानी प्रति घंटे में उपलब्ध है, जो कि लगभग $9 होते हैं। ये तो अच्छा सौदा लगता है भाई। नंबर 9, दुर्गंध रेगुलेटर। ज्यादातर लोगों के लिए बदबू एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अप्रिय तो ये निश्चित है, लेकिन इससे बचना भी नामुमकिन है। किंतु जापानियों का अंदाज अलग है और वहाँ पर खराब गंध के खिलाफ एक कानून भी है। खराब गंध छोड़कर दूसरों को परेशान करने पर यहाँ प्रतिबंध है, चाहे वो गंध खाना पकाने से निकले, पालतू जानवरों को रखने से या शारीरिक कार्यों के पालन से निकली हो। बात सीधी सी है, आप जो भी कर रहे हैं, यदि आपके पड़ोसी को लगता है कि उससे बदबू आ रही है तो स्थानीय गंध माप संचालक विभाग या गंध पुलिस आपके घर आ सकती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी को भी कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाए तो इसमें 1 साल तक की जेल या सजा 5 लाख येन का जुर्माना हो सकता है, जो कि लगभग $4500 के बराबर है। खराब गंध रेगुलेटर प्रतिवर्ष $48,000 तक कमाते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए उन्हें एक कठिन इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी सूंघने की शक्ति परखी जा सके। इसमें 5 अलग अलग रसायनों को सूंघना होता है, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों से लेकर मानव मलमूत्र तक सभी चीजों की गंध शामिल होती है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 स्ट्रिप्स दिए जाते हैं। 2 को गंध में डुबोया जाता है और अन्य 3 को गंध रहित पैराफिन में डुबोया जाता है। फिर वे गंध को सूंघते हैं और सख्त दिशा निर्देशों के अनुसार उनको स्कोर दिया जाता है। सबसे संवेदनशील नाक वाले लोगों के लिए ये काम चुना जाता है। नंबर 8, पेशेवर माफी याचक। सॉरी बोलने में किसको मजा आता है। अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति का सचिव आपको फूल भेजता है तो उसे दिल से माफी मांगना कह सकते हैं, लेकिन फिर हम उस घटना को भूल भी सकते हैं यदि हमें पता है कि उस व्यक्ति का इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन माफी मांगने का रिवाज जापान में एकदम अलग है। वास्तव में जापानी लोग सिर्फ विनम्रता के नाते अक्सर बिना क्षमा के भी माफी मांगते हैं। जापानियों का मानना है कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज किसी एक व्यक्ति की जरूरतों से ऊपर समाज की जरूरतों को रखता है और ये कि किसी एक इंसान के कर्म का प्रभाव उससे जुड़े सभी लोगों पर पड़ता है। लेकिन बात इससे भी ज्यादा गहरी है। जापान के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है जो समुराई को और माफी मांगने को एक चरित्र की ताकत की तरह याद करता है। उनकी भाषा की जटिलता के कारण माफी मांगने के कई अलग अलग तरीके हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। अगर माफी मांगने में अनुपयुक्त क्रिया या सर्वनाम का उपयोग कर लिया तो उसे अभद्र माना जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, आप किसी को अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए पैसे भी दे सकते हैं। शाजिया आइगा किसी व्यक्ति से माफी मांगने के लिए 25,000 येन यानी कि $230 का शुल्क लेते हैं और ईमेल द्वारा या फोन पर माफी मांगने के लिए 10,000 येन या $92। कुछ एजेंसीज कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि रोते रोते माफी मांगना, जो शायद किसी गुस्से से भरे व्यक्ति पर विशेष रूप से प्रभावी होता है। हालांकि मेरे लिए तो ये अभी भी किसी के सचिव द्वारा लाए गए फूलों के गुलदस्ते जैसा ही है। नंबर 7, सबवे में धकेलने वाला। एक सबवे पुशर शायद जापान का सबसे जाना माना अटपटा काम है। जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी समय की पाबंदी और क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हर दिन 8 मिलियन लोग यहाँ सबवे से यात्रा करते हैं। इतने सारे यात्रियों के कारण ओशिया के लिए बहुत सारी नौकरियां उपजती हैं। ओशिया ट्रेन स्टेशन के अटेंडेंट को कहते हैं, जो अपने ट्रेडमार्क सफेद दस्ताने पहने लोगों को खचाखच भरी ट्रेन में धक्के देकर घुसने में मदद करता है। जैसे ट्रेन छूटने की तैयारी करती है, ओशिया भीड़ में अंदर घुसे यात्रियों
यात्रियों को पीछे से टिका देते हैं। फिर इनमें से 3-4 ओशिया 10 और यात्रियों को पूरी तरह भरी हुई ट्रेन में धकेलकर अंदर करते हैं। जाहिर है ये धक्का बड़े पेशेवर तरीके से देते हैं। हालांकि वास्तव में ये जॉब अमेरिका से आया था, जहां कर्मचारियों को सार्डिन पैकर्स कहा जाता था। लेकिन 1920 के दशक के बाद ये काम वहां से प्रचलन से बाहर हो गया और अब जापानी लोगों की बारी है अपने चेहरों को खिड़कियों से पिचकने की। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बस में सफर कर लेना चाहिए। नंबर 6, बेघर को रखना। बेघर सेलिब्रिटी कोटानी माकोतो अभी के लिए तो अपनी तरह का बस एक ही है। ये असफल कॉमेडियन अपने दोस्तों के साथ रह रहा था, लेकिन बड़ा गंदा और अव्यवस्थित साथी साबित हुआ। इसलिए वो जापान के किराए के इंसान की विशाल मांग को भुनाने के लिए जानबूझकर बेघर हो गया। अपने व्यक्तित्व की बदौलत जल्द ही उसे कई लोगों ने बुक कर लिया, बावजूद इसके कि वो खुद को अविश्वसनीय, नाकार और आलसी बताता है। माकोटो सिर्फ 50 येन लेकर लोगों के घरेलू कामकाज में हाथ बटाता है और उनका मनोरंजन करता है। इंस्टाग्राम पर उसके 2142 फॉलोअर्स हैं और उसे अक्सर बढ़िया रेस्टोरेंट और शो में ले जाया जाता है। एक ग्राहक ने तो उसे हवाई जहाज से वियतनाम सिर्फ इसलिए भेज दिया ताकि वो लौटकर ये बता सके कि वहां जापान से अधिक नमी थी या कम। नंबर 5, शादी में नकली मेहमान। जापान में लोग आमतौर पर शादियों को औपचारिक कार्यक्रमों के रूप में देखते हैं, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों और परिवार के लोगों को शामिल होना चाहिए। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि बॉस 2 शब्द कहे और बाकी मेहमान उस धूमधाम में जोश से हिस्सा लें। लेकिन अगर दूल्हे या दुल्हन को अधिक लोग जानते हो या फिर ना जानते हो तो, और अगर आजकल की फ्रीलांस अर्थव्यवस्था में आपका कोई बॉस ही ना हो तो, या फिर आपकी दूसरी शादी हो, तो फिर आप उन्हीं मेहमानों को दोबारा आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे। इसका जवाब आसान है, नकली मेहमानों को आमंत्रित करना। एक कंपनी के पास जिन्हें वो एक वर्ष में 100 शादियों में भेजते हैं, केवल 20,000 येन खर्च करके आप किसी को अपने समारोह में शामिल कर सकते हैं और 5,000 और दे दें तो वो व्यक्ति गाना भी गाएगा और डांस कर देगा। 10,000 येन और खर्च करेंगे तो वो आपके लिए एक ऐसी स्पीच पढ़ेगा कि आपकी सास की आंखों में आंसू आ जाए। नंबर 4, निर्वाचन कक्ष का कर्मचारी। जापान में सामाजिक और कानूनी अड़चनों की वजह से किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसे कानून केवल जापान तक ही सीमित नहीं है, वहां आजीवन नौकरी की परंपरा है। इसलिए ठीक से काम न करने वाले कर्मचारियों को निकालने की बजाय बोरियत वाले कमरे में भेज दिया जाता है। इस सजा का मतलब है कि उनको छोटे मोटे अपमानजनक काम करने के लिए तब तक कहा जाता है जब तक वो हताश होकर खुद ही नौकरी नहीं छोड़ देते। ये निर्वासन कक्ष अक्सर अंधेरे, खिड़की रहित बेसमेंट होते हैं और यहाँ काम होता है 10 घंटे तक। टीवी स्क्रीन को घूरना और टीवी प्रोग्रामिंग में अनियमितताओं की तलाश करना या फिर समाचार पत्रों के कंटेंट पर रिपोर्ट तैयार करना, और ये प्रथा कई जगह देखने को मिलती है। पैनासोनिक ने स्वीकार किया कि उनके पास ऐसे विभागों में 468 कर्मचारी हैं और हिताची, सोनी और तोशिबा ने भी स्वीकार किया है कि वे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि वे आंकड़े बताने की इच्छुक नहीं है। इस तरीके में और पश्चिमी देशों में कंपनियों के बर्खास्त करने के रचनात्मक तरीकों में बड़ा बारीक अंतर है। नंबर 3, मास्टर चिकन सेक्सर। यदि एक दिन के मुर्गी के चूजों का लिंग सही पहचान लिया जाए तो अंडा उद्योग के खर्चों में भारी बचत हो सकती है। आधुनिक खाद्य प्रणाली का दुखद सच तो यह है कि नर चूजे का कोई उपयोग नहीं होता और उन्हें कुत्तों को खिला दिया जाता है। इसलिए नर चूजों के पालन पोषण में पैसा लगाने का कोई तुक नहीं, जब उन्हें मांस के ग्राइंडर में पिसना है। नर और मादा चूजों को अलग अलग करके आप जन्म के समय ही नरों को नष्ट कर सकते हैं और अधिक लाभदायक अंडे देने वाली मुर्गियों के पालन पोषण पर धन लगा सकते हैं। सुनने में स्वादिष्ट लगता है लेकिन अति दुखद भी है। लेकिन बात यह है कि मुर्गे मुर्गियों की पहचान करना, जिसे सेक्सिंग कहते हैं, कोई आसान काम नहीं है। उनके लिंग, जिन्हें वेंट्स कहा जाता है, बिल्कुल एक समान दिखते हैं। एक नौसिखिए सेक्सर के पास सही होने का बस 50-50 मौका होता है। इसे बहुत अच्छा तो कहेंगे नहीं। थोड़े अभ्यास के बाद और अनुभवी सहकर्मियों की मदद से छात्र धीरे धीरे सीख जाते हैं और नर और मादा चूजों को सहजता से कैसे पहचाना जा सकता है। अब ये प्रक्रिया भी अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन जापानी चिकन सेक्सर्स 98% सटीकता के साथ इसको कर सकते हैं, 1 घंटे में 1000 चूजों की दर से। जापान जल्द ही चिकन सेक्सिंग के मामले में दुनिया में अव्वल नंबर पर हो गया और 1935 से वो पश्चिमी देशों में अपनी हुनर निर्यात करने लगा। उस समय अमेरिका केवल 65% सटीकता से इन पक्षियों का लिंग पहचान पाने में सक्षम था, और वो भी 1 घंटे में सिर्फ 400 पक्षी। एक जापानी चिकन सेक्सर को हमेशा एक अच्छा वेतन पैकेज दिया जाता है और उसे व्यापार के सिलसिले में कई यात्राएं करने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये नौकरियां कम होती जा रही हैं। आज के युवा शहर में रहना चाहते हैं और चिकन को हाथ में पकड़कर परखना उनको अच्छा काम नहीं लगता। वास्तव में हैरानी की बात यह है क्योंकि 90 सेंट प्रति चूजे के हिसाब से वेतन $15,000 प्रति माह होता है। उम्मीद है कि ऊंची तनख्वाह जापान की चिकन सेक्सिंग की रहस्य और सहज कला में जान फूंक देगी। नंबर 2, रोने वाला हैंडसम लड़का।
क्या आपको अब भी लगता है कि मर्द कभी रोते नहीं है? तो सख्त दिल लड़कों, मेरे पास आपके लिए खबर है। ये 21वीं सदी है और आप जितना चाहे रो सकते हैं। यहाँ तक कि जापान में आप अपने साथ बैठकर रोने के लिए एक हैंडसम लड़के को किराए पर भी रख सकते हैं। वो आपके आंसुओं को नैपकिन से पोंछेगा और अपनी बातों से आपको दिलासा देता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको रोना ही है तो ऐसे तरीके से कीजिए, और जापान में इसके ऊपर पूरा उद्योग पनप चुका है जो आपकी मदद करेगा। 38 देशों के एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि जापानी लोगों की रोने की संभावना सबसे कम होती है, शायद इसलिए कि यहाँ की संस्कृति में इसे एक कमजोरी माना जाता है। लेकिन ये एक शर्म की बात है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि रोने से शरीर के वे हार्मोन और विषाक्त पदार्थ बाहर हो जाते हैं जो तनाव की वजह से पैदा होते हैं। जी हाँ, रोना आपके लिए अच्छा है, मानसिक और शारीरिक रूप से। इसलिए इन हैंडसम लड़कों की डिमांड है। रीति रिवाज जापान में भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो शादी हो या अंतिम संस्कार। इसलिए किसी रोते हुए लड़के की मौजूदगी से आपके समारोह में माहौल बन सकता है। रोने वाले हैंडसम लड़कों को हर सेशन के लगभग $55 दिए जाते हैं, और अक्सर कंपनीज इनको बुक करती हैं ताकि ये जापान के कर्मचारियों को ज्यादा काम से हुए तनाव से मुक्ति दिलवा सकें। मुझे लगता है कि ये टीम निर्माण के अभ्यास से थोड़ा सा अलग है। नंबर 1, बैगेल हेड इंजेक्टर। अब ये सोचने की मूर्खता मत कीजिए कि ये क्रेज सभी को नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, ये नहीं है। कई जापानी लोगों ने इस विचित्र पेशे के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन जापान में फेटिश की अति करने वाले लोगों से कुछ अपने सर में एक खारे द्रव का इंजेक्शन लगाने से अजीब आनंद मिलता है। कभी कभी इसे उन अंगों में भी लगवाते हैं जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। इस अजीब प्रथा के तहत एक व्यक्ति के माथे में कुछ घंटों के लिए एक ड्रिप लगा दी जाती है, जिससे धीरे धीरे त्वचा खोपड़ी के बीच की जगह में तरल भर जाता है। पूरा भर जाने के बाद बैगेल हेड इंजेक्टर उस व्यक्ति के सिर पर उठे गुब्बारे को अपने अंगूठे से दबाता है, जिससे वहाँ एक बैगल का आकार बन जाता है। खारा तरल पदार्थ शरीर द्वारा अगले 1-2 दिनों में सुरक्षित रूप से सोख लिया जाता है, इसलिए ये मौज मस्ती का एक हानि रहित तरीका है। यद्यपि ये बहुत ही अजीब है। एक बैगेल हेड इंजेक्टर मूल रूप से एक प्रकार का विशेषज्ञ टैटू कलाकार है, इसलिए प्रतिवर्ष लगभग 34 मिलियन येन यानी कि $30,000 कमा सकता है। मेरा दिल पूछना चाहता है कि आखिर क्यों, लेकिन फिर सोचता हूँ कि पूछने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आखिर ये जापान है। तो ये थे उगते सूरज की धरती पर मिलने वाले अजीबोगरीब काम धंधे। वो बैगल हेड वाली चीज सबसे ज्यादा मजेदार थी, है ना? उसे बैगल कहना चाहिए। जो भी हो, मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।